नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 10 दिन का युद्ध, बरस रहा बारूद। जी हां, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। इलाके में नए एयर स्ट्राइक और दोनों तरफ से एक दूसरे पर दावे करने से लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि लड़ाई शुरू होने के बाद से कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा गया है और इस दावे को यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी यूएस सर्विस मेंबर को कैदी नहीं बनाया गया है। और इस बीच यूएस और इजरायली सेनाओं ने तेहरान में तेल प्लांट पर हमले किए हैं, जिससे बड़ी आग लगी है। ये 10 तस्वीरें आप देखिए, 10 दिन का युद्ध, किस तरह से बारूद इन जगहों पर देखने को मिला। इस 10 दिनों में खाड़ी देशों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की जानकारी दी है। रविवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित 4 तेल रिफाइनरों पर हमला किया है, डिपो पर हमला किया है। इससे भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। आलम यह हुआ कि राजधानी तेहरान में तेल की बारिश भी देखी गई है। अमेरिका इजरायल की ओर ईरान पर किए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने ईरान की ओर से मिसाइलें दागनी अब शुरू कर दी हैं और इसके बाद अब इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ना ही इसके समाप्त होने की कोई संभावना दिख रही, क्योंकि एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण के बिना कोई समझौता नहीं होगा, तो वहीं ईरान पीछे हटने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़े। किरण, ओवर टू यू। क्या बड़ी खबर अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में यानी आज दोनों सदनों में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इसी मिडिल ईस्ट में जो संकट का दौर जारी है, जिसमें लगातार विपक्ष कह रहा था कि आप जो है कहिए, भारत सरकार बताए हमारी विदेश नीति क्या है, हम खामने की मौत को लेकर के क्या सोचते हैं, भारत का रुख क्या है, भारत का पक्ष क्या है। इसी को लेकर के राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है सभी को वहां पर संबोधित किया और ये कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर जयशंकर का बड़ा बयान निकल करके सामने आया है आशीष। और देखिए, बड़े बयान में क्या कुछ कहा गया, जंग को लेकर के जो कहा गया कि संवाद कूटनीति जरूरी है, यानी बातचीत के जरिए आप मसले को सुलझाएं, शांति हमेशा स्थापित होनी चाहिए, कूटनीति के जरिए आप स्थिति को जो है वो तस्वीरों को जो है वो क्लियर करिए। पश्चिम एशिया की स्थिति पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, यानी जो भी स्थिति जिस तरह से वॉर का दौर जारी है, ऐसे में भारत पूरी तरह से अपनी नजर जो है इस पर बनाए हुए है। और ऐसे में देखिए, सरकार ने 20 फरवरी को बयान भी जो है वो जारी कर दिया था। ऐसे में पीएम मोदी घटनाओं पर करीबी से नजर बनाए हुए, इसका भी जिक्र जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के पटल पर इसको रखा है। और वहीं उन्होंने जितने मारे गए हैं इस युद्ध के दौरान में, उनके लिए अपनी एक संवेदना जो है वो भी प्रकट की है। अब देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा असर इसके लिए पड़ेगा, इस बात को भी माना, क्योंकि देखिए खामियाजा केवल ईरान को उठाना नहीं पड़ेगा या अमेरिका को या इजराइल को नहीं, बल्कि इससे जुड़े जितने भी देश हैं इन सबको उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत पर भी इसका असर जो है पड़ेगा, जिसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका जिक्र किया है कि ऊर्जा पर जो है, तेल की हम बात कर ले, इन सब पर जो है असर पड़ना तय है। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि हम इन सब और जो मुश्किलें हैं, सब चीजों को लेकर भी किरण, आप देखिए कि लोकसभा में भी एस जयशंकर को बोलना है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में जब वो बोल रहे थे तो खड़गे साहब उनको टोकते हैं और कहते हैं कि 55% जो एनर्जी पर हम जो डिपेंड है, जो इंडिया डिपेंड है, वो मिडिल ईस्ट को लेकर डिपेंड है। उसको लेकर तस्वीर क्या है, और फिर हंगामा करते हुए नजर आते हैं। यानी आपको सवाल भी पूछना है और फिर राजनीति भी करनी, क्योंकि सरकार तो जवाब देने की कोशिश कर ही रही थी। बिल्कुल आशीष, देखा जिस तरह से हमने जो है वो संसद की सीधी तस्वीर जो है अपने दर्शकों को दिखाई थी, तो जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे उस वक्त में आप पीछे से आवाज काफी ज्यादा सुन रहे होंगे और वो विपक्ष की आवाज थी। देखिए, आवाज उठाना अच्छी बात है, लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है यहाँ पर, लेकिन जिस चीज के लिए आप जवाब मांग रहे थे, जिस पर आप लगातार हमले कर रहे थे कि भारत सरकार जो है अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर रही है, खामने की मौत पर कुछ नहीं कहा गया है, अब जब कहने की बारी आई और वो भी वहां पर जो सबसे
ज्यादा गरिमामय आपका वो पटल है जहां पर इस बात को रखा जाना चाहिए और ये सारी चीजें ऑथेंटिक होती है, वहां पर जब विदेश मंत्री इस बात को रख रहे थे तो आप पीछे से हंगामा कर रहे थे, आप सुनने को तैयार नहीं थे, आप लगातार जो है सरकार के अगेंस्ट में बातें जो है वो कहते जा रहे थे। और जैसा आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण आपके पास आएंगे और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का हमला जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ एक के बाद एक हमला करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से बयान सामने आया, हवा समुद्र जमीन से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इस हमले में करीब करीब 820 हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और 600 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 190 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह बयान सामने आया है। इस तरह से जो प्रॉक्सीज हैं उनको तोड़ने का काम अब इस वक्त इजरायल करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो हवा से वार कर रहा हो, समुद्र से वार कर रहा हो, साथ ही साथ जमीन से अगर वार कर रहा हो तो वहां पर लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त इजरायल। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ दामोदर सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और न्यूज रूम से किरण भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। सबसे पहले देवनाथ सर आपका रुख करना चाहेंगे और अब आप देखिए ये तस्वीर 10 दिन का युद्ध जो है आज 10वें दिन में प्रवेश करता हुआ नजर आया है और इसकी वजह से आप चाहे पूरी दुनिया की बात की जाए या फिर भारत की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है और विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि भारत की नजर अपने लोगों को सुरक्षित लेकर आने पर है। आशीष, भारत सरकार ना सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित वापस ले आने का एक मास्टर प्लान रेडी रखी है, वरन भारत ने वो सब कार्रवाइयां करनी है कि जरूरत पड़ने पर हम हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका उनके लोगों को भी ला सकते हैं। लेकिन आकलन ये है, हमारी जो एम्बेसी है अबू धाबी, कुवैत, सऊदी, इराक, ओमान में, उनका आकलन ये है कि अभी भारतीय वहां से वापस नहीं आना चाहते हैं क्योंकि भारतीय वहां काम कर रहे हैं और जो लोकल भारतीय वहां काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, वह देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है। लेकिन ठीक है, सारे दिन में एक बम उधर गिर जाता है, सारे दिन में एक बम दूर गिर जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, इन सभी देशों में, कुवैत में अब तक 3 लोग मारे गए हैं, ओमान में अब तक 1 लोग मारा गए हैं, इराक में अब तक टोटल 7 लोग मारे गए हैं। तो भारतीय सर माफ करेंगे आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर जरा आप जान समझ सकते हैं कि वॉर के दौरान एक बड़ी खबर हमें बतानी होती है। किरण का रुख कर लेते हैं, किरण के पास एक इस वक्त बड़ी खबर है। किरण, ओवर टू यू, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल आशीष, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है सऊदी अरब से, जिसको लेकर के भारतीय दूतावास की तरफ से जो है एक प्रमुख और बड़ा बयान दिया गया है कि जो हमला हुआ उसमें कोई भी भारतीय जो है वो मरा नहीं है, यानी घायल भी नहीं हुआ है। और ये जानकारी जो है वो दी गई है, सऊदी अरब के भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है। तो अपने आप में देखिए भारतीयों के लिए एक राहत वाली बात है। युद्ध का दौर जारी है, मिसाइल कहां गिरेगी कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। और ऐसे में देखिए जब सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उस बीच में भारतीय दूतावास के तरफ से ये जानकारी निकल करके सामने आई है कि अब तक के हमलों में किसी भी भारतीय की जो मौत है वो नहीं हुई है। और ऐसे में एक भारतीय के घायल होने की जानकारी मिल रही है आशीष। देखिए एक भारतीय सिर्फ घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अल खर्ज अस्पताल है जहां पर भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जो है वो जारी है। और इस बीच में देखिए अगर हम अपने विदेश मंत्रालय की बात कर ले तो लगातार एक पैनी नजर है, जहां जहां हमारे देश के नागरिक जो है वो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वहां पर व्यवसाय से, पढ़ने के लिए, किसी भी इसमें गए हो, उन सब पर पैनी नजर है भारत की। और भारतीय दूतावास ने देखिए अपने वहां से किस तरह से एक जानकारी, राहत वाली खबर जो है पहुंचाई कि सऊदी अरब में जितनी भी मिसाइलें गिरी, ड्रोन दागे गए, उन सब में कहीं पर भी किसी भारतीय की मौत की कोई खबर नहीं, यानी कि भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक के घायल होने की जानकारी आशीष, और ऐसे में देखिए उनको वहां पर जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज जारी है। ओवर टू यू आशीष। यूके देवनाथ सर, अब आप कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ ये भी खबर सामने निकल कर आई जिसमें एक भारतीय के घायल होने की खबर सामने आ रही है, यानी जो किरण रिजिजू के साथ साथ अगर बात की जाए खड़गे की, तो खड़गे साहब भी यही सवाल उठा रहे थे कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर क्या प्लान है। और इस वक्त अगर इंडिया के तौर पर देखा जाए, प्रधानमंत्री खुद बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।
हाँ, देखिए आशीष, हो ये रहा है कि भारत सरकार ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। हम्म। गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय काम करने के लिए गए हैं या हम्म। पढ़ाई लिखाई करने के लिए गए हैं, वो बहादुर है और वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखना चाहते हैं। हम्म। सबको मालूम है कि ठीक है, युद्ध हो रहा है, लेकिन सबको भारतीय एम्बेसी ने कहा है कि आप जहां पर भी रहें, भारत की एम्बेसी के संपर्क में रहें। हम्म। ये तो हो गई एक क्लास भारतीय की, जो कि तुरंत वापस नहीं आना चाहते। इनकी हम्म। तादाद करीबन 80 लाख है, सारे गल्फ लाख। हम्म। तो 80 लाख लोगों को इस तरह से तो भारत में लाना असंभव है, वो आना भी नहीं चाहते। मैं आपको एक मोटा सा आइडिया देता हूँ। जी। एक हवाई जहाज हम अगर भेजेंगे तो उसमें समझिए 250 पैसेंजर्स आ सकते हैं। हम्म। और यानी 1000 लोगों के लिए हमें 4 जहाज भेजने पड़ेंगे। 10,000 लोगों को अगर लाना चाहें तो हमें 40 जहाज भेजने पड़ेंगे। हम्म। 1 लाख लोगों को अगर हम लाना चाहें तो 400 जहाज भेजने पड़ेंगे। गल्फ में 80 लाख भारतीय हैं, तो सबको वापस आने के लिए कोई भी देश 4,000 या 20,000 फ्लाइट नहीं भेज सकता। अच्छी बात है कि भारतीय वहां काम करने गए थे, वहीं काम करना चाहते हैं। देखो, वहां पे जमीनी हालत यह है, जो कि हम्म। सारे भारतीय बता रहे हैं, कि सारे दिन में एक या आधा धमाका होता है, कहीं छुटपुट कुछ नुकसान हो जाता है। हम्म। कोई पैनिक नहीं है, भारतीय वहां आराम से हैं। हाँ, कुछ भारतीय जो वहां 2-3 दिन के लिए या तो टूरिस्ट बन के गए थे, या कुछ भारतीय जहां वहां 2-3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए थे, जी। या वहां शॉपिंग मॉल में गए थे, उनको लाने के लिए भारत सरकार किसी भी समय व्यवस्था कर सकती है। हम्म। भारत सरकार लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के एम्बेसी के संपर्क में है। हमने बोला है कि हमें 3 से 4 घंटे का एक विंडो दे दो, हमारा हम्म। हवाई जहाज जाएगा, ओमान में मस्कट में लैंड करेगा। हम्म। और उस 3-4 घंटे के दौरान ना इजरायली कोई हमला करेंगे, ना अमेरिकन कोई हमला करेंगे, ना ईरान कोई हमला करेगा। हम्म। जी। दामोदर सर, आपका रुख करते हैं। और देखिए, 10 दिन का युद्ध जो है वो अब 10वें दिन में एंटर करते हुए नजर आए हैं और नए सुप्रीम लीडर को भी आईआरजीसी ने समर्थन दिया है। इस तरफ अगर वैश्विक स्तर की अगर बात की जाए, वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए, तो तेल की कीमतों से लेकर तमाम चीजें जो हैं इस वक्त परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रही हैं। भारत इन सब परेशानियों से किस तरह से निपटता हुआ नजर आएगा? साथ ही साथ भारत इस वक्त जैसा कि एस जयशंकर ने बोला कि जो भारतीय फंसे हैं, साथ ही साथ जो भारतीय वहां रह रहे हैं, उनको, उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा सोच रही है और उस पर काम भी कर रही है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट तो पूरी तरह से इस वक्त जल रहा है और वॉर में लिपटा हुआ है। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो अगर एक साथ मिलकर, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार कर देती है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है कि अगर सारे कंट्री मिलके ईरान पे हमला करेंगे तो निश्चित तौर से विश्व युद्ध 3 की घोषणा होगी, आधिकारिक तौर से भी और अनाधिकारिक तौर से भी। विश्व युद्ध 3 नहीं तो और होगा क्या। लेकिन मुझे ऐसा होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्री हैं उन सब ने बहुत ज्यादा धैर्य दिखाया है। और ईरान की, मुझे अभी तक मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री की तरफ से काउंटर स्ट्राइक नहीं की गई ईरान के ऊपर। उन्होंने ईरान को जरूर ईरान को ये यूं कहें तो भर्त्सना की है, बहुत पेशेंस रखा। और बहुत अच्छी बात है ईरान के लिए कि अभी तक किसी और, जब कल ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी मांगी पूरे टेलीविजन में, तो हमें लगा कि अब हालात कुछ सुधरेंगे। लेकिन 2 घंटे बाद फिर से अटैक शुरू हो गया और उसके बाद भी मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया है। किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ कोई रिटेलिएशन ना होना, ये दिखाता है कि वो लोग युद्ध की विभीषिका को समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारा शामिल होना इस युद्ध को किस दिशा में ले जाएगा। लेकिन एक चीज ईरान ने जो निराश किया, आपके प्रेसिडेंट जब आकर टीवी पे स्टेटमेंट देते हैं तो उस चीज का कुछ मतलब है, उसका कुछ महत्व है। आपने अपने प्रेसिडेंट को ही झूठा साबित कर दिया। तो इससे ये दिखाता है कि ईरान के अंदर अभी कोई नेतृत्व तो नहीं है, जिसको जहां पर जो भी आर्म फोर्सेज हैं, उनकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको जहां पर भी जो टारगेट समझ में आता है, आसान टारगेट, अपना इम्पैक्ट साबित करने के लिए वो उन टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर पूरी तरह से ईरान इस समय अलग थलग है और कहीं ना कहीं ईरान युद्ध खत्म होने के बाद भी किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री का भरोसे के लायक देश नहीं बचेगा जिसके ऊपर लोग भरोसा करेंगे। उन्हें पता है कि जब भी आपके ऊपर कोई संकट आएगा, आप हमारे असेट्स को नुकसान पहुंचाओगे। अगर उनका कोई भी वेस्टेज इंटरेस्ट किसी हमारे आपके एनिमी कंट्री के साथ है, तो ये जो ईरान ने किया इस समय, ये पूरी तरह से चिंता में डालने वाला और ईरान का इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें एक टर्म एंड कंडीशन भी लगाई थी। मैं आऊंगा उस सवाल को लेकर आपके पास। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि तेल संकट को लेकर G7 देशों की बैठक जो है वो आज होनी है और इस बैठक में बढ़ती कीमतों के बीच ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तेल भंडार
और जारी करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के समन्वय में आपात भंडार से तेल बाजार में जारी किया जा सकता है ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। और अब तक G7 के 3 देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इस प्रस्ताव का समर्थन उसने किया है। G7 दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आपात भंडार से तेल जारी किया जाता है तो इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी और तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। दामोदर सर का रुख करते हैं। दामोदर सर, देखिए G7 देशों की आज बैठक होनी है, किस तरह से इस पूरी बैठकों को आप देखेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब तो ये भी है ना कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उस पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, नहीं तो अमेरिका तो अपने हिसाब से गुंडागर्दी करता हुआ नजर आ रहा है, जो ट्रंप साहब ने भी बयान दिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस संकट को पहचाना है कि तेल का संकट कितना गंभीर हो सकता है लोगों के लिए और आर्थिक तौर पे कितना नुकसान पहुंचाएगा और आम आदमी को कितना इम्पैक्ट करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अपना ऑयल रिजर्व रिलीज करेंगे इस समय। कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज करने का ऐसा कोई सिग्नल मुझे नहीं लगता। हाँ, बातचीत हो सकती है थोड़े दिनों में और इसी के बहाने ट्रंप के ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है कि इस युद्ध को जो भी आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करें और इसे खत्म करें, ताकि जो स्टेट ऑफ होर्मुज में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से पूरे विश्व में तेल की कीमतें आसमान छूने लग रही है या लगेंगी, आप उसे रोक सके, उसके प्रभाव को कम कर सके। इसी बहाने ओपेक की भी मीटिंग हो सकती है, यहाँ पर देखने वाली बात है। लेकिन अमेरिका की तरफ से मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी प्रस्ताव पे बहुत ज्यादा वो सहमत होंगे युद्ध के मामले को लेकर कि युद्ध में कोई बात ना की जाए पर तेल के बारे में बात की जाए। तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका यहाँ पर भी अपनी रणनीति के तहत बात करेगा और सबसे पहले उसका जो ऑब्जेक्टिव है युद्ध को लेकर, वो युद्ध पे बात करेगा कि ईरान के ऊपर हमारा हमला जारी रहेगा, आपको जो करना है करो। मुझे नहीं लग रहा है G7 के कंट्रीज के साथ अमेरिका का कोई भी सामंजस्य इस समय बन पाएगा और अगर ऐसा कोई सामंजस्य नहीं बन पाता तो कोई भी आम आदमी को रिलीफ मिलने वाला नहीं। ये लोग अपने वार जितना भी इनका रिजर्व है, रिजर्वियर, उसको रिलीज नहीं करेंगे। यूके देवनाथ सर, ये समस्या तो है ना, क्योंकि अब अगर देखें जैसा कि दामोदर सर ने भी कहा कि भाई अगर ये G7 बैठकें कर लें लेकिन अमेरिका उस स्थिति में नहीं आएगा जहां पर वो इस चीज को लेकर समर्थन करता हुआ नजर आए। आपको भी ऐसा ही लग रहा है? आशीष, देखो अभी G7 के जो मुल्क हैं उनका जो भाव है वो इस तरफ जा रहा है कि वो अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं और वो सब जाहिर बात है कि अमेरिका के ऊपर पृष्ठभूमि में दबाव भी डाल रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को जल्दी से जल्दी में बंद करे। जहां तक भारत की बात है, इस तेल संकट में भारत सरकार को पहले से ही आइडिया हो गया था, तो हमने हमारी भंडारण क्षमता को बढ़ा लिया था। अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो आंकड़े रिलीज हुए हैं उसके अनुसार हमारे पास 25 दिन का कच्चा तेल है, यानी रिफाइनरीज को 25 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अलग अलग जगह पर 25 दिन का सर, लेकिन यहाँ पर ये समझने की जरूरत है ना कि कोरोना के टाइम में बहुत सारी समस्याएं हुई थी और शायद 6 महीने का या 45 दिन का तेल रखना चाहिए, ये भी तो बातें पॉइंट्स निकल कर सामने आए। हाँ आशीष, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य ये है कि भविष्य में भारत 6 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएगा। इसके लिए काम ऑलरेडी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो सिविल वर्क होते हैं वो ऑलरेडी विशाखापट्टनम, चेन्नई के पास, कोची के पास और बॉम्बे के पास, नवा शिवा के पास तैयार सिविल वर्क चल रहा है। उसको कंप्लीट करने में अभी 1 साल का समय और लग जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास 74 दिन का रिजर्व है। जैसे मैंने बताया, 25 दिन का कच्चा तेल, 25 दिन का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हमारे पास है। और इसके अलावा 24 दिन का जो रिजर्व है वो फाइनली जो रिटेल आउटलेट्स हैं या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके जो अपनी भंडारण है उसमें 24 दिन का भंडार है। तो हमारे पास टोटल 74 दिन का भंडारण है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अगर ज्यादा दबाव आया तो वो प्राइस या तो बढ़ाएंगे नहीं पेट्रोल और डीजल का, अगर बढ़ाएंगे भी तो बहुत कम बढ़ाएंगे। कैसे, ये मैं बताना चाहता हूं एक शब्द में। एक तो जो भारत में हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल, उस पर कुछ इंपोर्ट टैक्सेस लगते हैं, कस्टम्स ड्यूटी लगती हैं, उनको भारत सरकार कम कर देगी।
दूसरा, जब उसको हम रिफाइन करने के बाद बेचते हैं, आप और मैं स्कूटर लेके, कार लेके जाते हैं रिटेल में भरने के लिए, वहां पर भी भारत सरकार आप पर और मेरे पर कुछ टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जी। उनको भी कम किया जाएगा। तो फाइनली पेट्रोल डीजल की कीमत 1 या 2 रुपए पर लीटर बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नहीं। जी ठीक है सर, आता हूं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान की तरफ से हो रहे हमलों पर विस्तार से चर्चा की बात सामने आ रही है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना है। ईरान के अटैक को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना गया है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा पर भी चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर है। ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति के बीच फोन कॉल होता है और दोनों बातचीत करते हैं। इस दौरान ये कहते हैं कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए दामोदर सर, आपका रुख करूंगा। ट्रंप और यूएई के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत होती है और बेहद ताज्जुब की बात है, जिसमें ये दोनों ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और तो जो ट्रंप साहब ने किया वो क्या उल्लंघन नहीं था? आशीष, युद्ध में ना तो कुछ सही होता है और ना गलत होता है। ये युद्ध होता है, उसमें किसी एक पक्ष को सही या गलत कहना इस समय मुझे नहीं लग रहा। और हाँ, ये बात जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किसी भी देश ने नहीं किया, ना ईरान ने किया। ईरान जब डेथ ऑफ इजराइल और इतने सारे प्रॉक्सीज बनाए जिनके मातहत उसने इजराइल के दुनिया भर के लोगों का नरसंहार किया, हमास का जो अभी जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई चली, वो कोई भूल सकता है क्या? तो ये सब कुछ क्या सही था? तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति के भी कदम को गलत नहीं कह सकते, ना ईरान। जिस देश को, सीधी बात है, जिसका जो वेस्टेज इंटरेस्ट है उसे अचीव करने के लिए लोग युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन की और रशिया की युद्ध की बात करें या यूएस और इजराइल और ईरान का जो अभी तक चल रहा है, गलत और सही से तो परे जाके ही हमें सोचना। यूएई का हाँ नुकसान जरूर हुआ, अनाक बेचारा बीच में दोनों देशों के अपना नुकसान करवा रहा, तो उनके प्रधानमंत्री या उनके जो लीडर्स हैं उनकी चिंता जायज है और निश्चित तौर से अमेरिका से उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की होगी। अच्छी बात है कि उन्होंने अभी तक धैर्य रखा है, ईरान के खिलाफ किसी भी तरह से उन्होंने रिटेलिएशन नहीं किया। ये ईरान को बहुत बड़ा, ये भी तो हो सकता है ना दामोदर सर कि वो स्थिति में नहीं है कि वो पलटवार कर पाए अकेले, क्योंकि अमेरिका अगर सपोर्ट भी करेगा और जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी तो धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका तो बहुत दूर है। आशीष देखिए, इस समय जो आज ईरान की स्थिति, मुझे नहीं लग रहा वो बहुत ज्यादा अपना बचाव कर पाएगा किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन का। जिस तरह से आपने देखा है कि इस समय होम ग्राउंड बनाओ, इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट और मिसाइलें वहां घूम रहे हैं, ड्रोन घूम रहे हैं, चुन चुनकर टारगेट को। रिफाइनरी, अब उन्होंने सेकेंड वेव ऑफ वॉर शुरू किया, उन्होंने जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक को हिट करना शुरू किया। एक सिंगल रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से कोई इफेक्टिव एक भी फाइटर, ठीक है, मिसाइल को ठीक है सर, किया है। माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं कि ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री का भी पलटवार देखने को मिला है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अमेरिका नए नेता के चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये विदेश मंत्री का बयान इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम लीडर चुनना ईरानी लोगों का अधिकार है, ये ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका नए नेता के चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह बयान इस वजह से आया क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था कि अगर ईरान जो भी नया सुप्रीम लीडर चुन रहा उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप होगा और अमेरिका से बिना पूछे नहीं किया जाएगा। ओवरऑल वो इस तरह से बातें कहते हुए नजर आ रहे थे और उसी पर यह विदेश मंत्री का पलटवार सामने आया है, जिसमें साफ तौर से कहा है कि अमेरिका नए नेता के चयन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सुप्रीम लीडर चुनना ईरानी लोगों का अधिकार है, यह साफ तौर से कहा है। यूके देवनाथ सर, यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका कितना ज्यादा इस वक्त एग्रेसिव, उत्तेजित है कि वो चाहता है कि जल्द से जल्द ईरान पर उसके अपने लोग शामिल हों, उसके अपने लोग बैठें। क्या यही वजह है जो ट्रंप साहब ने इस तरह के बयान दिया था जिस पर अब ये पलटवार आया है? जी हाँ आशीष, ट्रंप साहब आज जब से ट्रंप साहब को पता लगा है कि मुस्तफा खमेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, तब से वो हड़बड़ाए हैं, गड़बड़ाए हुए हैं। अमेरिका कैसे तय कर सकता है कि ईरान का नया लीडर कौन होगा? ईरान के देशवासियों को ही तय करना पड़ेगा कि ईरान का नया लीडर कौन होगा। हाँ, अमेरिका चाहता है कि वहां पर अपनी एक पिट्ठू सरकार बनाए, शायद रेजा पहलवी को वो पैराशूट ड्रॉपिंग कर दें, ताकि रेजा पहलवी जो सरकार बनाएगा वहां पर वो एक कठपुतली सरकार होगी अमेरिका की।
अब अमेरिका ऐसा इसलिए भी चाहता है क्योंकि वहां पर अपना कठपुतली सरकार बनाने के बाद अमेरिका ईरान के कच्चे तेल को कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिकन कंपनीज वहां जाकर ड्रिलिंग रिग लगाएगी, कच्चा तेल को दोहन करेंगी। अमेरिका तय करेगा किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। चीन को नहीं बेचना है, बेचना है तो किस कीमत पर, किसको कैसे बेचना है। तो असल में अमेरिका बहुत छटपटा रहा है। लेकिन ईरान के लोग देखो मजबूत लोग हैं, राष्ट्र बहुत बड़ा है, उनका देश प्राय उत्तर भारत के बराबर है। भारत का क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर, ईरान का क्षेत्रफल है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ईरान इराक नहीं है। हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी धमकी दे रहे हैं कि भविष्य में वो ईरान पर काबू करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड भेज सकते हैं। तो बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे भेजेंगे? जब उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन पर हमला किया था 2003 में, तो 70,000 ट्रूप्स सऊदी में जमा किए थे, 1500 टैंक्स सऊदी में जमा किए थे। फिर उन्होंने इराक पर हमला किया था। अभी अगर उनको हमला करना है ईरान के ऊपर तो उन्हें 2 लाख ट्रूप्स और 2000 टैंक जमा करने पड़ेंगे इराक में, और वहां से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अभी सकपका गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।